Let us start our the Hindu newspaper analysis of 17th December 2022. प्रणाम देवियों और सज्जनों, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाइलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब हो कि उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है, और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल, तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो, एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में, तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। हमारे जो 16 दिसंबर के टॉपिक्स थे एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। कल से हम लोगों ने जो 1 लाइनर्स थे वो भी स्टार्ट किए थे। रिसेंटली UN का जो कमीशन है ना ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, उन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था टू रिमूव ईरान फ्रॉम CSW। फोराबोट एक रोबोट है जिसका काम है जनरली ओशंस की स्टडी करेगा और क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेगा। एक नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को लेकर के रिपोर्ट आई थी UNEP की। उन्होंने कहा था कि जो 384 बिलियन का टारगेट था वो शायद अचीव ना हो पाए, क्योंकि अभी सिर्फ 154 बिलियन तक का टारगेट अचीव हो पाया। पैट्रियट मिसाइल है, US प्लान कर रहा है कि ये मिसाइल जो है वो यूक्रेन को भेजी जाए ताकि वो अपना प्रोटेक्शन वगैरह कर सके। EV यात्रा वेब पोर्टल है, एक मोबाइल ऐप भी है जिसमें आप लोगों को कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिचार्जिंग पॉइंट्स के बारे में पता चल जाएगा। जो असम का गमछा है उसको रिसेंटली GI टैग मिला था। एंड राज्यसभा के अंदर एक बिल प्रेजेंट किया गया था कि यूपी के अंदर जो 4 डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर जो गोंड कम्युनिटी है उसको शेड्यूल्ड कास्ट से शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शिफ्ट किया जा सके। इंडिया और कजाकिस्तान की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, इसका नाम है काजिंद। न्यूजीलैंड का एक कंट्री बन गया जिसने टोबैको लॉ निकाला था टू बैन स्मोकिंग। WHO के अंदर जो नए चीफ साइंटिस्ट हैं उनका नाम है सर जेरेमी फरार। कल 16 दिसंबर को बांग्लादेश विक्ट्री डे भी था। इंडिया ने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई थी। एंड इसके अलावा कजाकिस्तान को भी इसी दिन पर इंडिपेंडेंस मिली थी। हम लोग इसको विजय दिवस के नाम पर मनाते हैं। देखो, विजय दिवस जो है ना, वो कारगिल वाला विजय दिवस जो था ना वो एक अलग था, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ऑपरेशन विजय था, तो पाकिस्तानी जो ट्रूप्स थे उन लोगों को हम लोगों ने कंट्रोल करने में जीत हासिल की थी। देन वी हैड दिस टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आपके पास 3 महीने का टाइम है, तमिलनाडु और कर्नाटक का कावेरी का जो वाटर डिस्प्यूट चल रहा है ना, इसको लेकर के ट्रिब्यूनल बनाया जाए। तो कावेरी की आपको ट्रिब्यूटरीज पता होना चाहिए, अर्कावती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्था, शिमसा, कबिनी और हरंगी। इसका ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी से वेस्टर्न घाट में, और ये ईस्टर्न घाट की तरफ जाके फिर बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। डिस्प्यूट की शुरुआत तो बहुत सालों पहले हो गई थी, अंग्रेजों के टाइम से ही। 1924 में इन्होंने एक 50 साल के एक एग्रीमेंट पे काम किया था। 1974 में कुछ और चेंजेस किए गए थे, एंड उसके बाद 1990 के अंदर एक और टर्मिनल सेटअप किया गया था। एंड 2016 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला था कि हमारे पास जो 50,000 के आसपास मिलियन क्यूबिक फीट पानी कम मिल रहा है जो हमको अलोकेट किया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 15,000 के आसपास आप रिलीज़ कर दो। 2018 में फिर ये फर्दर इशू चलता रहा था, अभी भी इशू चल ही रहा है। तो हमें याद रखना है कि सुप्रीम आर्टिकल 262 का क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट किसी भी तरह का जो इशू होता है ना वाटर को लेकर के 2 स्टेट्स के बीच में, उसको हैंडल करता है। एंड इतना याद रखना था। फिर राजस्थान के अंदर जो चाइल्ड लेबर का अब्यूज़ हो रहा है ना, उसको लेकर के एक हाई पावर पैनल बनाया गया था। इंडिया के अंदर एज पर सेंसस 2011 तकरीबन 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। उसमें से 80 लाख बच्चे हैं जो रूरल एरियाज़ के होते हैं। उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको एजुकेशन नहीं मिलती, उनकी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ छीन ली जाती हैं, उनको बहुत सारे डिजीज़ भी हो जाती हैं। आर्टिकल 23 के अंदर इस चीज़ को बैन किया गया है। आर्टिकल 24 के अंदर भी 14 साल तक के बच्चों को हज़ार्डस काम में नहीं लगा सकते। आर्टिकल 39 DPSP का वो भी बात करता है इस चीज़ के बारे में,
1986 का हमारे पास एक एक्ट भी है, चाइल्ड लेबर एक्ट। मनरेगा जब चीज़ आई है तो उसमें पेरेंट्स जो होते हैं उनको काम मिल जाता है तो बच्चों को फोर्स नहीं करते, वो बच्चों को राइट टू एजुकेशन मिल जाता है तो फ्री एजुकेशन मिल जाती है थोड़ी सी, एंड मिड डे मील स्कीम से बच्चों को स्कूल में खाना मिल जाता है तो पेरेंट्स उनको ईजिली भेज देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इश्यूज़ ये हैं चाइल्ड लेबर के कि इनकी रिलेशनशिप जो होता है, सोशल नॉर्म्स होता है, उसको बहुत इंपैक्ट करता है, पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है। सिंस वो अपनी खुद की लाइफ को बेटर नहीं कर पाते तो उनका फर्दर जो एक्सप्लोटेशन होता है वो नेशनल इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता है। मोस्टली जो बच्चे होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के होते हैं, जैसे कि ईंट के भट्टे हो गए, है ना, कारपेट वीविंग हो गया, गारमेंट मेकिंग, एग्रीकल्चर में, तो इनका रिकॉर्ड भी नहीं हो पाता। इनफॉर्मल मोस्टली हमारी कंट्री की इकॉनमी है, काफ़ी डिस्गाइज चीज़ें चल रही होती हैं, एंड बच्चों के लिए जो भी काम करते हैं बहुत ही उनकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, वो एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं पॉवर्टी के। एंड सिर्फ चाइल्ड लेबर ही नहीं होता, चाइल्ड लेबर से फर्दर वो टर्न हो जाता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर भी। तो चाइल्ड अब्यूज़ बहुत सारा होता है, उनको चीप और अनपेड लेबर के तौर पर ट्रीट किया जाता है और इलीगल तरीके से उनको मैरिज में फोर्स किया जाता है, उनका प्रोस्टिट्यूशन भी किया जाता है। पंचायत इस चीज़ पे काम कर सकती है, सिंस 80% बच्चे जो हैं रूरल एरिया से, तो पंचायत उसमें अवेयरनेस जनरेट कर सकती है, पेरेंट्स को एनकरेज कर सकती है बच्चों को स्कूल में भेजें, एंड ऑल थिंग्स कैन बी डन। फिर हम लोगों ने बात की थी कि केरला का जो बेपोर उर्व है उन्होंने रिसेंटली अप्लाई किया था जीआई टैग के लिए, एंड जीआई टैग का जो अप्रूवल रिसेंटली मिला वो तो गमछे को लेकर के था। तो जीआई जो होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही होती है, डब्ल्यूटीओ इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करता है, उनका ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ होती है। इंडिया में 1999 में एक एक्ट भी आया था, तो 10 साल के लिए जीआई टैग मिलता है, फिर फर्दर इसको रिन्यू कर सकते हो, किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, नेचुरल या फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के लिए हो सकता है। इंडिया में जो पहली बार जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिनको जीआई टैग मिलता रहता है। कल हम लोगों ने एडिटोरियल किया था बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस कलेक्टिवली, तो 2022 की जो 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी ना यूएनएफसीसी की, वो इजिप्ट में हुई थी। तो वहाँ पर एक पेपर पर बात की गई थी लॉन्ग टर्म के लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 3 चीज़ों पर फोकस करने की बात की थी, एडेप्टेशन एंड रिसोर्स एफिशिएंसी इन अर्बन प्लानिंग, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्डिंग्स और म्यूनसिपल सर्विस डिलीवरी। इन्होंने कहा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ना, उसके पास कुछ फ्लैगशिप मिशंस होते हैं, तो वहाँ से हम लोग डेटा लेकर के ना इस पे काम कर सकते हैं। हमारे अपने मास्टर प्लान्स को हम लोग ट्रांसफॉर्मेटिव बिजनेस रेडी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक अर्बन स्टेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क भी है यूएन हैबिटेट का, उसमें वो लोग क्या करते हैं ना कि बहुत सारा डेटा यूज़ करते हैं, फिर अपनी मॉनिटरिंग करते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं सिटी का। इंडिया में भी एग्जांपल उन्होंने हम लोगों ने दिया था भोपाल एंड जयपुर का। तो भोपाल के अंदर जो नॉन मॉनिटराइज्ड ट्रांसपोर्ट होता है ना वो 43% के आसपास है, एंड ये लोग स्मार्ट सिटीज मिशन की हेल्प भी लेते हैं। उसके बाद नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को भी बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। तो जयपुर जैसे जो सिटी होता है ना, वहाँ पर क्या होता है कि ड्राउट्स आते हैं, अर्बन फ्लडिंग होती है। जयपुर जैसे सिटी के अंदर ही ना 50% से ऊपर जो एरिया होता है ना उसमें पोरसनेस नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है सड़क पानी ज़मीन में जा नहीं पाता। अब इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, अमृत मिशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, एंड फर्दर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी और पब्लिक रिसोर्सेज का अगर एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करेंगे, एविडेंस बेस्ड अप्रोच पे काम करेंगे, देन वी कैन हैव सस्टेनेबल एंड जस्ट सॉल्यूशंस जो हमारे एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो, कंजर्व करें, और क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये थे हमारे कल के टॉपिक्स। अब हम आज वाले टॉपिक्स पे चलते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं 17 दिसंबर 2022 के, उसमें सबसे पहले हम लोग अपने वन लाइनर्स कवर कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वन लाइनर में वो है श्री औरबिंदो जी को लेकर की। तो रिसेंटली श्री औरबिंदो जी की जो 150th बर्थ एनिवर्सरी थी उसको हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कमेमोरेट किया था, और ये पुडुचेरी के जो कम्बन कलाई संगम है वहाँ पर ये इवेंट हुआ था। तो औरबिंदो जी थे वो एक सोशल, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल फिलोसफर थे, एक योगा गुरु भी थे, महर्षि थे, पोएट थे, रिवोल्यूशनरी लीडर थे, एंड इंडियन नेशनलिस्ट डायलॉग भी थे। वो एक जर्नलिस्ट भी थे, न्यूज़पेपरों की एडिट करते थे जैसे कि वंदे मातरम। अब ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वन लाइनर है, आपको इतना अपडेट मिल जाना चाहिए क्योंकि ये कंटेंट आपकी बुक में गिवन है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक इज़ कंसिडर्ड टू बी स्टडीड, और उसमें ये सब गिवन भी है। देन वी टॉक अबाउट NOAA विच इज़ नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड। तो उन्होंने कहा था कि एज द अर्थ हीट्स अप द आर्कटिक फेसेस डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट। तो ये एनुअली निकाली जा रही है 2016 से, और उन्होंने कहा था कि 2022 जो है ना ये आर्कटिक का 6th वार्मेस्ट ईयर था ऑन रिकॉर्ड। और रिसर्चर्स ने बहुत सारे नए साइंस देखे हैं कि किस तरीके से जो आर्कटिक रीजन है चेंज हो रहा है। अब आप इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो? एक तो आपको ये अपडेट पता चल गया कि आर्कटिक को लेकर के ना एक रिपोर्ट आती है जिसको नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज़ करता है। यू कैन मेंशन दिस थिंग जब ये आपका GS3 का कोई होगा ना एनवायरनमेंट्स का कंजर्वेशन को लेकर के, तो उसमें लिख सकते हो। एंड इवन GS1 में भी कहीं पर भी अगर हमारे जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें ये पॉइंट यूज़ किया जा सकता है। COP15 मॉन्ट्रियल में हो रहा है,
तो 3033 विल क्रिएट मोर मिलिटराइज्ड प्रोटेक्टेड एरियाज। एक 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही है ऑफ CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ध्यान रहे जो हम लोगों ने रिसेंटली COP27 किया था वो क्लाइमेट चेंज वाला था। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उस मॉन्ट्रियल में चल रहा है, उनका है कि 3030 का जो टारगेट है ना इस पर काम करना, यानी कि इनका काम है कि एटलीस्ट 30% जो लैंड है ना और जो ओशन बायोडाइवर्सिटी उसको 2030 तक प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है हमें। और इसी चीज़ को लेकर के पूरे वर्ल्ड ने प्लेज किया हुआ है, इसी को बोलते 3030 गोल। अगेन ये भी आप 3030 याद रख सकते हो, है ना। इवन UPSC कैन कम अप विद दिस क्वेश्चन इन प्रीलिम्स ऑल्सो कि 3030 का टारगेट 2030 तक का जो रखा गया है वो किसका है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन जनरली बनाए ही नहीं गए हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस इज मोर अबाउट द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देन एक और हमारा जो वन लाइनर है वो है कोल इंपोर्ट्स को लेकर के। तो इंडिया के जो कोल के इंपोर्ट्स है ना, यानी कि हम लोग दूसरी कंट्री से जो कोयला खरीदेंगे उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 5% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ कर सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में भी। तो हमारी जो कोल की डायरेक्टरी है ना 2020-21 की, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। और मेनली हम लोग कोल इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, USA से। आपको ना ये पॉइंट याद रखना है बिकॉज दिस इज़ हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम। तो इंडिया इंपोर्ट करता है कोकिंग कोल और हाई वैल्यू ग्रेड का कोल, जो कि बहुत एसेंशियल है हमारे, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी बहुत कम है इसमें, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स नहीं है कोयले कितने सारे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत बेस्ट क्वालिटी के नहीं है। और जो कोकिंग कोल होता है वो हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा सेल के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है। एंड जो हमारी रिक्वायरमेंट है और हमारी जो इंडिजिनस अवेलेबिलिटी है उसमें गैप है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं, कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, स्पॉन्ज आयरन प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स भी हैं, कोल ट्रेडर्स भी हैं जो नॉन कोकिंग कोल को भी इंपोर्ट करते हैं। देन वी वर टॉकिंग अबाउट कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर्स ऑफ काशी एंड तमिलनाडु। तो एक अराउंड 30 डेज़ का एक इवेंट चल रहा था। ये हम लोगों ने जब स्टार्ट हुआ था तब भी इस टॉपिक को डिस्कस किया था, तो अभी ये ख़त्म हुआ है ना। एंड 16 दिसंबर को ये कल्मिनेट हो चुका था। तो ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी बोलते हैं इसको काशी, विच इज़ वाराणसी। तो काशी जो है वो एक कल्चरल कैपिटल भी माना जाता है इंडिया का। वहीं पर तमिलनाडु और जो तमिल का कल्चर है ना, ये भी इंडिया के लिए बहुत ही एक एंटीक चीज़ है। तो दोनों का एक संगम बनाया गया था रिसेंटली, यानी कि होता क्या ना कि एक दक्षिण काशी भी है तमिलनाडु के अंदर, काशी कांची, है ना। जो सप्तपुरी से जो 7 हॉली पिलग्रिमेज साइट है ना हिंदुज़म की, उसमें सप्तकाशी में भी आता है ये। तो जनरली जो लॉर्ड रामेश्वरम है तमिलनाडु में, वहाँ से लेकर के और ये वाराणसी UP में, वहाँ से बाबा विश्वनाथ धाम तक यहाँ पर एक यात्रा भी होती है। तो कल्चर्स को जॉइंट करने के पॉइंट्स हैं, एक नॉर्थ इंडिया में एक पॉइंट है, एक सदर्न इंडिया में पॉइंट है। तो इनका कॉन्फ्लुएंस हुआ था, तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मिलते हैं आपस में, संगम होता है। तो वो 1 महीने चलता है, वो भी ख़त्म हो गया है। देन इंडिया टू बी द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन सेटकॉम स्पेक्ट्रम। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो स्पेक्ट्रम होगा ना उसको ऑक्शनिंग करने के लिए गवर्नमेंट इंडिया जो पहला कंट्री हो सकता है एंड विल बी द फर्स्ट कंट्री होगा। तो इसके ऊपर और जब अपडेट्स आएंगे तो हम उसको कवर करेंगे, बट अभी एक हिंट था आपके लिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। देन वी हैव दिस 20 नए न्यूक्लियर प्लांट्स टू बी कमीशन इन द कंट्री बाय 2031। अब इंडिया प्लान कर रहा है कि 20 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आ जाएंगे इंडिया में 2031 तक, और इसके कारण हमारे पास 15,000 मेगावाट की और पावर आ जाएगी। ये गवर्नमेंट ने रिसेंटली लोकसभा में अपना स्टेटमेंट दिया था। तो जो पहले जो इसमें से 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आएंगे ना, जो कि 700 मेगावाट पर यूनिट के हिसाब से होंगे, उनको हम लोग कमीशन कर देंगे। जैसे 2023 में जाएगा गुजरात के अंदर, है ना। और यूनिट्स कुछ ऑपरेशनल भी हैं। और अभी राइट नाउ 22 रिएक्टर्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, एंड वो दे आर रनिंग अबाउट 80% प्लांट लोड फैक्टर। और कंबाइंड जो कैपेसिटी है उनकी 6780 मेगावाट की है। 4 लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं, 18 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं हमारे पास इंडिया में। आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, 22 हमारे पास अभी हैं, 2031 तक हम लोग 20 और ऐड करेंगे। तो एक की जो पावर होने वाली है वो 700 मेगावाट के आसपास होने वाली है। एंड अगर आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑलमोस्ट 15,000 मेगावाट के आसपास फिर ये चला जाएगा। देन US ने अनाउंस किया हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू। अब न्यूक्लियर फ्यूजन का रिसेंटली एक हिस्टोरिक स्टेप लिया गया था ताकि फ्यूचर में और क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए किस तरीके से वो एक लिमिटलेस क्लीन एनर्जी को जनरेट कर पाएंगे। तो US का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी उन्होंने कहा था कि कैलिफोर्निया के अंदर पहली बार उन्होंने बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस की है एक फ्यूजन रिएक्शन में, एंड उसको उन्होंने एक तरीके से नेट एनर्जी गेन भी बोला है, उसमें एनर्जी का लॉस नहीं बताया गया है।
तो अचीवमेंट से क्या होगा कि फ्यूचर में ना वो क्लीन पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे अपने नेशनल डिफेंस के लिए भी और क्लाइमेट चेंज के लिए भी। फ्यूजन टेक्नोलॉजी जो होती है ना बहुत पावरफुल तरीका होता है। इसमें जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, अब एटम क्या होता है, एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। और एटम के अंदर फिर न्यूक्लियस होता है ना, और उसके बाद फिर वो इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं KLMN, आप लोगों ने सबने स्कूल में पढ़ाई होगा। देन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें वो एनर्जी ट्रैप्ड होती है ना, उसको कैसे हम हार्नेस कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं फ्यूजन टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी सारे अटैम्प्ट किए जा रहे थे कि ऐसे इस फ्यूजन प्रोसेस को हम लोग मास्टर कर सकें, एंड 1950 से इस प्रोसेस के ऊपर काम चल रहा था। और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर ही है। एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। फिजन का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है ना वो आती है फ्रॉम फिजन प्रोसेस में। न्यूक्लियस जो होता है ना वो स्प्लिट कर जाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द न्यूक्लियस, एक ऐसे गोल करके होता है। फिजन का मतलब हो जाएगा ये भी स्प्लिट कर जाएगा। मान लो एग्जांपल 2 टुकड़े बन गए इसके, ऐसे इट गोज़ लाइक दिस, है ना। तो ये लाइटर एलिमेंट्स में हो जाएगा। हालांकि जो फ्यूजन होता है ना, फ्यूज़, उसमें क्या होता है कि 2 लाइट एलिमेंट्स होते हैं ना, एक एलिमेंट ये हो गया छोटे वाला और एक एलिमेंट ये हो गया दूसरा छोटे वाला, ये आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और यानी कि फ्यूज़ करके ये फिर दोनों के दोनों प्लस होकर क्या बन जाएंगे, एक बड़ा आइटम बन जाएंगे। तो अभी जो काम किया जा रहा है ना वो फ्यूजन टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है और ये सब के सब डेवलपिंग स्टेज पर है। तो ये थे हमारे सारे के सारे आज के वन लाइनर्स। अब हम लोग डिटेल वाले टॉपिक्स पे शिफ्ट करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है वो है NGT इश्यूज़ नोटिस ओवर द मॉन्यूमेंट ऑफ मरीना कोस्ट। ये टॉपिक हमारा GS2 का है, इंडियन पॉलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स के बारे में जब हम बात करते हैं। अभी रिसेंटली मेंस 2022 में ना एक मिलता जुलता सवाल आया था। क्वेश्चन क्या था, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ द मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट केस लॉज। तो ये मिलता जुलता है। यहाँ पर बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की, और NGT जो है अपने आप में एक डेडिकेटेड एनवायरमेंट स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल है। तो NGT क्या है, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि NGT के एक्ट के अंदर 2010 में तहत बनाया गया था। इनका काम होता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी केस होता है ना उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करना और हमारे फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिवेंट करना। तो जब से NGT बना था ना, इंडिया वर्ल्ड का तीसरा ऐसा देश बन गया था जिसने एनवायरनमेंट स्पेसिफिक कोई ट्रिब्यूनल बनाया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने एनवायरनमेंट स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स बनाए थे। तो NGT का काम ही यही होता है कि विदिन 6 मंथ्स इनके सामने जो भी केस आएगा एनवायरनमेंट स्पेसिफिक उसको सॉल्व कर देना। तो ऊपर भी हम लोगों ने देखा था ना, एक्सपीडिशियस तरीके से सॉल्व करना इन इश्यूज़ को। 5 सिटिंग्स इनकी, न्यू दिल्ली में इनकी प्रिंसिपल सिटिंग होती है, उसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई में जब बाकी 4 सिटिंग्स होती हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। तो इनका जो टर्म होता है वो 3 साल का होता है, या फिर जब ये 65 ईयर्स तक के हो जाते हैं तब तक का होता है, दोनों में से जो भी होगा। एंड इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो कंसल्टेशन करती है CGI के साथ, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके साथ बातचीत करके, डिस्कशन करके। फिर एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के ही द्वारा, वो उनके जुडिशियल मेंबर्स को और जो एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं ना उनको अपॉइंट करते हैं। तो एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं इसमें। पावर जुरिडिक्शन क्या होती है, सारे के सारे जो सिविल केसेस होते हैं ना जहाँ पर बात की जाती है एनवायरनमेंट की, एंड उसमें कोई भी लीगल राइट को अगर इन्फोर्स करना होता है, वो सारे के सारे केसेस NGT के सामने आते हैं। अक्टूबर 21 में, यानी कि एग्जैक्टली 1 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि NGT जो है ना, इसकी पोजीशन एक यूनिक फॉरम की है एंड दे आर एंडाउड विद सुओ मोटो पावर्स टू टेक अप एनवायरमेंटल इश्यूज। सुओ मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन, यानी कि अगर कभी इनको लगेगा, NGT को दिखाई देगा कि कंट्री के अंदर इस पर्टिकुलर एरिया में एनवायरनमेंट को हार्म किया जा रहा है, देन NGT कैन टेक द सुओ मोटो एक्शन। अपने आप वो एक्शन ले सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप उनके सामने कंप्लेन करोगे तभी एक्शन लेंगे, नो, दे कैन टेक द एक्शन एज पर देयर ओन चॉइस ऑल्सो। तो एज पर द सुप्रीम कोर्ट, NGT का जो रोल है ना इज़ नॉट सिंपली एडजुडिकेटरी इन नेचर, बल्कि ये बहुत वाइटल रोल है। सिर्फ मतलब जजमेंट पास करना नहीं इनका काम, केस आया हमने सॉल्व कर दिया, नहीं, दे हैव टू मेक श्योर कि उसको प्रिवेंट कैसे करें फ्यूचर में, और ऐसे कुछ प्रोविजंस को ये गाइडेंस दे सकते हैं, है ना। एमेलियोरेटिव, उसको और वैसे कम कैसे करेंगे, रेमेडियल उपाय कैसे निकाल सकते हैं। फिर सिंस ये स्टैट्यूटरी एडजुडिकेटरी बॉडी है ना, लाइक कोर्ट्स, तो दे हैव दिस थिंग कि NGT को पास एक एपिलेट जुरिडिक्शन होता है ना, टू हियर द अपील एज अ कोर्ट। ट्रिब्यूनल के पास कोई खुद का मतलब कोई ये सब प्रोसीजर नहीं जिससे कि बाउंड होते हैं, है ना। एंड इनका काम होता है जनरली नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करना। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कानून बना हुआ है ना उसी के ऊपर आप फिक्स हो। यू हैव टू मेक श्योर कि जो जस्टिस होती है ना वो लास्ट स्टेप तक पहुंचनी चाहिए।
फिर जो भी इनके ऑर्डर होते हैं, डिसीजन होते हैं ना, एंड जो भी सब्सटेंशियल डेवलपमेंट को लेकर के, तो इसमें जनरली बात करते हैं पॉलिटर पेज प्रिंसिपल वाले के ऊपर ही। पॉलिटर पे प्रिंसिपल आई थिंक प्रीलिम्स में पहले आ चुका है, इफ़ आई एम एबल टू रिकॉल समथिंग लाइक दिस। पॉलिटर पेज प्रिंसिपल, जिस व्यक्ति ने पॉल्यूशन किया ना वो उसकी पेमेंट करेगा। ऐसा नहीं कि समबडी एल्स जो उसको फेस कर रहा है वो नहीं, जिसने पे किया था ना उस तक जाएंगे, रूट कॉज में जाने की कोशिश करेंगे। तो इनका काम होता है कि ये अपने ऑर्डर से ना किसी को भी रिलीफ या कंपनसेशन, मुआवजा भी दिलवा सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुई उसको रिस्टोर वगैरह कराना, एनवायरनमेंट का कोई एरिया वगैरह होता है तो उनको अगर एनजीटी को लगता है कि यहाँ पर तो दोबारा रिस्टोरेशन का काम होने चाहिए, देन दे कैन डेफिनेटली गो विद एन ऑर्डर जस्ट लाइक दिस। तो इनका जो भी ऑर्डर होता है ना वो एक सिविल कोर्ट के अवार्ड की तरह होता है। डिग्री मतलब जो अवार्ड होता है, स्टेटमेंट होता है। फिर अगर इनके आप आदेशों का पालन नहीं करोगे, नॉन कंप्लाई करते हो, तो दे हैव अ प्रोसीजर, यानी कि आपको 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, आपके ऊपर फाइन लग सकता है अप टू 10 करोड़ रुपीज़ तक का, और आपको दोनों चीज़ें, फाइन भी और आपके ऊपर जेल की सज़ा भी आपको हो सकती है। अगर कोई अपील करनी होती है एनजीटी के अगेंस्ट तो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, जनरली विद इन द 90 डेज ऑफ द डेट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जब आपको फाइनल स्टेटमेंट दे दिया गया एनजीटी के थ्रू तो आप विद इन 90 डेज सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। एनजीटी डील करता है कुछ सिविल केसेस के साथ अंडर सेवरन लॉ, जैसे कि वाटर एक्ट हो गया हमारा, है ना, वाटर सेस एक्ट हो गया, फॉरेस्ट एक्ट हो गया, देन एयर पोल्यूशन एक्ट हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस हो गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया। पता है इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। देयर कैन बी ए क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, फ्यूचर में आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होता है अगर 2022 में अगर उन्होंने एनवायरमेंट लॉस से संबंधित कुछ पूछा है ना तो बहुत हाई चांस है कि 2023 के प्रीलिम्स में ऐसा कोई मिलता जुलता पॉइंट तो बना देंगे। तो रिमेंबर, एनजीटी जिन भी केसेस से डील करता है ना उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाला एक्ट नहीं है, एनवायरमेंट एक्ट है हमारा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी है। तो मोस्टली है हमारे पास, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, लेकिन बस जो नहीं है ना वो याद रख लोगे ना तो जो बच गए सारे वो होंगे ही होंगे। देन एनजीटी की स्ट्रेंथ क्या होती है? ओवर द ईयर्स एनजीटी अपने आप में बहुत ही क्रिटिकल प्लेयर बन के आया है, खास करके एनवायरनमेंट के रेगुलेशन के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर इन्होंने पास किए हैं। एंड एनवायरमेंटल की जो जूरिस्प्रूडेंस है ना उसमें एक ही एडीआर की तरह निकल के आ रहा है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरह। जैसे कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का टॉपिक हम लोगों ने प्रोबेबली 3-4 दिन पहले कवर किया था कि क्या क्या तरीके होते हैं, मीडिएशन होता है, कंसिलिएशन होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह जहाँ, हाँ वो जो हम लोगों ने टॉपिक किया था ना पेंडिंग केसेस, किरण रिजिजू ने बोला था कि 5 करोड़ के आसपास जो पेंडिंग केसेस है ना इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, उसी टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी एडीआर की भी। तो एनजीटी भी अपने आप में एक एडीआर की तरह ही काम करता है। अब जिन्होंने वो टॉपिक्स कवर किए थे उनको सडनली याद आ गया होगा। एंड हायर कोर्ट्स जो होते हैं एनवायरमेंटल के मैटर्स में उनका जो बर्डन होता है उसको रिड्यूस करने में भी एनजीटी मदद करता है। तो फॉर्मेलिटीज़ में काफ़ी कम है, एक्सपेंसिव भी नहीं है इतना ज़्यादा, और एनवायरमेंट वाले केसेस को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा फास्ट भी है। एंड जो चेयरपर्सन होते हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते, तो वो अपने जजमेंट को बहुत इंडिपेंडेंटली डिलीवर कर सकते हैं विदाउट सकम्बिंग टू प्रेशर फ्रॉम एनी क्वार्टर। ये आपको ना याद रखना होगा, स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं वहाँ पर रीअपॉइंटमेंट अलाउ किया जाता है। अगर जब रीअपॉइंटमेंट अलाउ होता है ना तो जो पर्सन जिसको फाइनल जजमेंट देना होता है ना वो कभी कभी थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है कि यार अगर मैंने फॉर एग्जांपल जैसे एनजीटी है, मान लो अगर एनजीटी के अंदर रीअपॉइंटमेंट अलाउ होता तो एनजीटी के जो चेयरपर्सन होंगे ना उनको अगर कोई जजमेंट देना होगा, मान लो एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है ना, चेयरपर्सन जो अगर पार्टी ए के फेवर में कोई जजमेंट देना चाह रहे होंगे और पार्टी बी को पता चलेगा हम तो हार रहे हैं, तो मे बी पार्टी बी कोई प्रेशर क्रिएट कर सकती है। कोई भी हो सकता है, पार्टी बी का मतलब मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है। और मान लो अगर गवर्नमेंट ही होती है, पार्टी बी हो सकती है, सी हो सकती है, XYZ कोई भी हो सकता है, तो मे बी अगर ये पावर में है पार्टी बी तो वो इनके ऊपर प्रेशर करें कि भाई हम आपका रीअपॉइंटमेंट रोक सकते हैं फ्यूचर में। तो ये फ़ायदा होता है, अगर आपका रीअपॉइंटमेंट नहीं है तो अभी बंदे को कोई टेंशन नहीं है, उसको बोले कि भाई जो रोक चाहिए मत रोक, 3 साल के लिए हूँ मैं यहाँ पर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, तब तक तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम प्रोसेस चलाओगे, इतनी देर में तो मेरा टेन्योर निकल जाएगा और मैं अपना अच्छा वाला जजमेंट देके जाऊँगा ताकि मेरी भी रेपुटेशन रहे और जो हमारा रूल्स थे हम ड्यूटी को अपने फॉलो कर पाएँ अच्छे से। देन हमारा जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है जो कि 2022 में लॉकडाउन के टाइम पर अपडेट भी किया गया था, इसको लेकर भी बहुत शोर शराबा हुआ था, कंट्रोवर्सी काफ़ी हुई थी क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस ऐसे किए गए थे जहाँ से मतलब एनवायरमेंट जब कोई प्रोजेक्ट वगैरह आप लगाते हो ना तो उसके आसपास का जो प्रोटेक्टेड एरिया जब होता है तो उस पर कितना इम्पैक्ट जाएगा इसको लेकर के ना कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को कोई सेटअप करना है, फैक्ट्री लगानी है, उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो 2020 में जब ये रूल्स आए थे ना इनको चेंज किया गया था, तो उसमें कुछ टाइम पीरियड वगैरह होता है, इतने दिन तक असेस करना, इतने दिन तक अपील करना वगैरह, वो सब कम कर दिए गए थे, कुछ चेंजेस किए गए थे
आपको एग्जैक्टली पढ़ना पड़ेगा। वो मेरे को कुछ चीज़ें याद आ पा रही हूँ, बता पा रहा हूँ। तो वो जो होता है ना, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना, उसमें भी एनजीटी बहुत हेल्पफुल होता है। अब एनजीटी के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्या है? एक तो दो इंपॉर्टेंट एक्ट हमारा, मैंने बात की ना ऊपर 1972 वाला WPA, और हमारा जो ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट होता है ना 2006 का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, ये दोनों के दोनों ना इसमें ऐड नहीं किए गए हैं, एनजीटी के जुरिसडिक्शन से बाहर रखे गए हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे फॉरेस्ट राइट का जो इशू होता है ना, वो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो अगर इसकी भी पावर दी जाती है तो इनके लिए चीज़ें और आसान हो जाती हैं। एंड कभी कभी एनजीटी के जो डिसीजंस होते हैं ना, उनको फिर बाद में हायर कोर्ट्स के अंदर चैलेंज किया जाता है अंडर आर्टिकल 226। तो 226 में हम लोग रिट्स की बात करते हैं। एंड उसके कारण क्या होता है कि एनजीटी के जो ऑर्डर्स होते हैं ना, उसके ऊपर हाई कोर्ट का ऑर्डर जो होता है फाइनल कर दिया जाता है। अब देखो, हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब वो हमारे संविधान में मेंशन्ड है, एंड स्टैट्यूटरी मतलब कि हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, बट इसको किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया था। इस एक्ट की वीकनेस है ना, इसमें क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह के डिसीजंस होंगे जिनको चैलेंज किया जा सकता है। इनके डिसीजन को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि उसके कारण ना इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पर रेपरकेशंस होते हैं। मतलब एनजीटी क्या करेगा, बोलेगा कि भाई यहाँ पर फॉरेस्ट है, उसको ख़राब मत करो, आप इस फैक्ट्री को मत लगाओ, बट उस फैक्ट्री के कारण हो सकता है 400 लोगों को जॉब मिल रही हो, है ना। उस फैक्ट्री के अंदर हो सकता है बहुत काम की चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है। तो कभी कभी इनकी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आपके जो डिसीजंस होते हैं ना, उसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब इनके पास ना प्रॉब्लम है कि इनके पास कोई फॉर्मूला बेस्ड मैकेनिज्म नहीं है ना। अगर किसी व्यक्ति को कोई कंपनसेशन दिलवाना हो, मुआवजा दिलवाना हो, किसी फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर ही नहीं करते, अपनी मर्जी से कर देते हैं। फिर जो भी डिसीजन होते हैं एनजीटी के द्वारा, वो गवर्नमेंट के जो स्टेक होल्डर होते हैं ना, उनके द्वारा फुली कंप्लाई भी नहीं किए जाते, एंड मे बी टाइम फ्रेम में सेटअप नहीं किया जाता है। इनके पास अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी कमी है, तो इनके पास पेंडिंग केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था कि 6 महीने के अंदर अंदर केस को डिसॉल्व कर देना, वो कभी कभी अचीव नहीं हो पाता। कभी कभी इनका जो जस्टिस डिलीवरी का मैकेनिज्म होता है ना, उसमें बहुत सारे जो रीजनल ब्रांचेस की कमी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 ब्रांचेस है ना, तो हर जगह तो अवेलेबल नहीं है। मान लो भोपाल में है, पुणे में, न्यू दिल्ली में है, बट मान लो फॉर एग्जांपल असम में नहीं है ना, केरला के अंदर नहीं है। तो उस एरिया के अंदर कुछ होता है तो दूसरे ब्रांच तक जाना पड़ता है, अप्रोच करना पड़ता है नियर बाय तक, तो टाइम पीरियड का भी इशू हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आए हैं एनजीटी के अभी तक के, उनको थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे हैं, काम आएगा। तो ये लिखने होते हैं भाई, ये एग्जाम्पल्स आपको। 2012 में पोस्को, जो कि साउथ कोरियन स्टील मेकर कंपनी थी, उन्होंने एक MOU साइन किया था उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ कि वो लोग एक स्टील प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो एनजीटी ने इस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया था, और जो वहाँ की उस एरिया की लोकल कम्युनिटीज़ थी, फॉरेस्ट थे, उनके फेवर में एक ऑर्डर दिया था। 2012 में अलमित्रा H पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था। एनजीटी ने एक जजमेंट दिया था कि किस तरीके से जो ओपनली आप ये वेस्ट को लैंड के ऊपर बर्न करते हो ना, उस लैंडफिल्स भी आते हैं, इसको रोक दिया गया था। 2013 में उत्तराखंड का जो फ्लड केस हुआ था ना, तो अलकनंदा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऑर्डर किया गया था कि जो पेटिशनर थे उनको कंपेंसेशन दिया जाए। एंड सेव मॉन फेडरेशन है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2013 का। तो एनजीटी ने सस्पेंड किया था 6400 करोड़ का हाइड्रो प्रोजेक्ट, ताकि एक बर्ड है उसके हैबिटेट को बचा के रखा जा सके। देन दिल्ली NCR के अंदर भी उन्होंने जो 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल्स हैं ना, उनकी परमिशन को रोक दिया था 2015 में ही। ऐसे एक और भी एग्जांपल्स आपके सामने सब लिखे हुए हैं, आप लोग इनको याद कर सकते हो। कंक्लूजन ये है कि हमें इनको ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी है और ज़्यादा इफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है एनवायरनमेंट में, ताकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में भी और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए। देखो अभी 2022 में क्वेश्चन आया था ना, अगर किसी को इसके बारे में रिसेंट जजमेंट के, हालांकि वो पूछ तो ये रहे थे क्वेश्चन में कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है हमारे मॉडर्न लॉ की इंडिया में, है ना, वो है कि हम लोगों ने एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया है। अब आप देखो, आपको ना इसमें कुछ चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। क्या हमारे DPSP में, क्या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर कहीं पर एनवायरमेंट स्पेसिफिक कोई चीज़ें हैं? अगर वो मेंशन है तो उसी को हम बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया है। फिर उन्होंने कहा था डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केस लॉज। कोई ऐसा केस वगैरह हो जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया हो और उसके बाद वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया हो, उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें ना बहुत हद तक आपका बेसिक स्ट्रक्चर भी ऐड होगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है 1973 का केशवानंद भारती केस वाला, उसका भी 1-2 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे इसमें। तो चीज़ें हैं, मतलब कलेक्शन करना पड़ता है, पॉइंट्स इधर उधर से उठाने पड़ेंगे, तो ये याद हो जानी चाहिए चीज़ें। इट हेल्प्स अ लॉट। टॉपिक है गवर्नमेंट कट्स विंडफॉल टैक्स ऑन द क्रूड ऑयल आउटपुट। ये हमारे GS3 में इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, जो हमारा टैक्सेस वाला सेक्शन होता है। इससे ना कनेक्टेड एक क्वेश्चन आया था मिलता जुलता सा,
2017 में एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016. डू यू थिंक इट इज़ एफिकेशियस इनफ to remove the cascading effect of taxes and provide for the common national market for goods and services? आपको पता होगा क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है डायरेक्टली, तो टैक्सेस से कनेक्टेड था. इस टॉपिक में हम लोग विंडफॉल टैक्स के बारे में जान लेते हैं. ये जनरली डिज़ाइन किए गए हैं टू टैक्स द प्रॉफिट्स अ कंपनी डिराइव्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल समटाइम अनप्रेसिडेंटेड इवेंट. फॉर इंस्टांस, अगर एनर्जी का प्राइस राइज होता है ना एज ए रिजल्ट ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, तो अब जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो जो एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही होती है, कोई कंपनी होती है वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, उसमें अगर प्राइस राइज हुआ, जाहिर सी बात है उनका प्रॉफिट बढ़ेगा. तो अगर उनका प्रॉफिट इंक्रीज होता है ना तो उसके ऊपर गवर्नमेंट एक टैक्स लगा देती है, उसी को बोलते हैं विंडफॉल टैक्स. एंड समथिंग, इट कुड बी समथिंग, कोई एक्टिविटी उन्होंने की हो, है ना, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी हो या बिजनेस को एक्सपैंड किया हो, तो इसको बोलते हैं अनअर्न्ड अनएंटिसिपेटेड गेन इन इनकम. यानी कि आपने कोई ऐसी इनकम आपकी सडनली इंक्रीज हो गई जो आपने सोचा नहीं था, अनएंटिसिपेटेड था, एंड आपने कोई एडिशनल एफर्ट नहीं लगाया था, उसके लिए कोई एडिशनल खर्चा नहीं किया था, तो गवर्नमेंट एक वन ऑफ टैक्स लगाते थे रेट्रोस्पेक्टिवली, और जो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स होता है इस तरह के प्रॉफिट पे, उसी को बोलते हैं विंडफॉल टैक्स. तो जनरली ये चीज़ ऑयल मार्केट में ज़्यादा की जाती है, जहाँ पर जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है वो इंक्रीज़ होता रहता है. अब बहुत सारे रैशनल्स है, कारण जो है ना बहुत सारे दिए गवर्नमेंट के द्वारा, कि एक तो जो भी अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं ना उनको कंज्यूमर्स तक रीडिस्ट्रीब्यूट करने का एम होता है, एंड उसके बाद जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती है उनको फंड करने का पैसा मिल जाता है इस तरह के विंडफॉल टैक्स से, एंड गवर्नमेंट के लिए एक सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बन जाता है. तो कंट्रीज़ इस तरह का विंडफॉल टैक्स अभी क्यों लगा रही हैं, है ना, तो क्योंकि जो ये अभी जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं ना राइट नाउ, इसमें तो बात की जा रही है गवर्नमेंट ने कट किया है, बट ये कुछ महीने पहले ना लगाया गया था. उस टाइम पर हुआ क्या था ना, एक तो रशिया यूक्रेन का वॉर है, कोविड-19 का टाइम चल रहा था, तो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण क्या हुआ था कि एनर्जी की डिमांड और सप्लाई में ना मिसमैच क्रिएट हो गया था. तो हमारा जो ऑयल हो गया, गैस वगैरह हो गई, कोल वगैरह हो गया, इनके जो प्राइसेस थे ना वो सडनली लास्ट ईयर इंक्रीज़ कर गए थे पहले जो 2 क्वार्टर से, तो उसके बाद में ये कुछ टाइम बाद फिर रिड्यूस भी हो गए थे. लेकिन पैंडमिक की जो रिकवरी हुई है, सप्लाई के इश्यूज़ आए हैं रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण से, तो एनर्जी की डिमांड भी इंक्रीज़ हुई है, तो इन टर्न ग्लोबल जो प्राइस थे ना वो इंक्रीज़ हो गए. प्राइस इंक्रीज़ हुए तो उन कंपनीज़ के पास एक अनएक्सपेक्टेड रेवेन्यू चला गया है, प्रॉफिट चला गया है, उसी को गवर्नमेंट फिर टैक्स करना स्टार्ट कर देती है. अभी जो प्राइस का जो राइज़ हो रहा है ना, इसका मतलब ये जो एनर्जी कंपनीज़ होती हैं इनको गैस में इलेक्ट्रिसिटी के बिल वगैरह जो होते हैं कंज्यूमर के लिए, वो ये महंगा भी करेंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था 100 रुपये का, तो कंपनी सोचती है और 110 का हो जाए. अब उस बेनिफिट को गवर्नमेंट चाहती है रीडिस्ट्रीब्यूट करना कंज्यूमर्स तक. अब हुआ ये था ना कि यूनाइटेड नेशन का जो चीफ थे उन्होंने सभी गवर्नमेंट को कहा था कि इस तरह के जो एक्सेसिव प्रॉफिट्स होते हैं इनको आप टैक्स लगाओ, एंड इस फंड को आप जो मोस्ट वल्नरेबल लोग होते हैं उनके वेलफेयर के लिए यूज़ करो. अब इस तरह का जब विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है तो उसके कुछ इश्यूज़ भी होंगे. एक तो मार्केट अनसर्टेन है, अभी प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो आपने टैक्स लगा दिया, हो सकता है कि जब तक आप टैक्स लगाओगे इम्प्लीमेंट होगा, लोगों को पता चलेगा, तब तक प्राइस डाउन चला जाए. तो अनसर्टेनिटी है ना, स्टेबिलिटी नहीं होती इस तरह के टैक्स रेजिम के अंदर. फिर ये पॉपुलिस्ट है नेचर में, ऐसा माना जाता है कि पॉलिटिकली अपॉर्चुन होता है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है ना कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अपना एक सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्रिएट करती है, तो ये एक तरीके से बहुत ही अपॉर्चुनिटिस्टिक चीज़ होती है. फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर सकता है, एंड क्योंकि जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स होंगे ना वो बाद में चेक करेंगे कि भाई इन्वेस्टर्स क्या करेगा. मान लो कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल रिलायंस का ही कंपनी का ही है ना, रिलायंस ऑयल वगैरह का काम करती है. अब रिलायंस के ऊपर अगर विंडफॉल टैक्स लगा हुआ है, रिलायंस को विंडफॉल देना है, कोई इन्वेस्टर हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है XYZ, अगर उसको रिलायंस में इन्वेस्ट करना हो तो चेक करेगा भाई ये रिलायंस तो यार विंडफॉल टैक्स दे रहा है, तो मान लो मैं 100 करोड़ दूंगा, तो हो सकता है कि रिलायंस इसमें से 15 करोड़ तो मेरे टैक्स के काट लेगा, है ना, कि भाई टैक्स देना पड़ेगा मुझे. तो वो इन्वेस्टर चेक करते हैं इसे, तो फ्यूचर में इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाती है. फिर इसको बहुत अच्छी प्रिसाइज तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है ना, कि कैसे डिटरमाइन करना है, प्रॉफिट का लेवल नहीं बताया गया. नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हो, एक्सेसिव प्रॉफिट की बात कर रहे हो, अगर प्राइस जो होता है वो एकदम से इंक्रीज़ हो गया, उसके कारण जो प्रॉफिट्स हमारे होते हैं वो सडनली इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो इसको बोल सकते हैं ट्रू विंडफॉल, है ना, क्योंकि एकदम से अनफोर्सेबल था, पता नहीं चला था. बट इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है ना, कभी कभी कंपनी होती है रिस्क ले रही होती है, तो उसके लिए उसमें दिख रहा होता है कि कुछ शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट है, बट एक्चुअल में हो नहीं रहा होता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है इसके अंदर. आपको बस विंडफॉल टैक्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. इस टॉपिक में इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा.
Now we have this topic, coordinated effort on to curb the Chinese loan apps, says the finance minister. तो तकरीबन 12 से 13 हज़ार के आसपास कुछ कंप्लेंट्स आई हैं, 12,903 कंप्लेंट्स आई थी जो डिजिटल लैंडिंग ऐप्स होती है ना उनको लेकर के, और इनमें कैसे रिकवरी की जा सकती है क्योंकि इन ऐप्स ने लोन वगैरह प्रोवाइड किए थे, एंड कैसे लोगों का फिर पैसा होता है जो उसको फ्रॉड तरीके से मिसयूज़ किया जा सकता है। तो हुआ क्या था ना, कुछ टाइम पहले, ये जो रिसेंटली हुआ ना, मतलब कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिकमेंड किया था कि 54 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशंस उनको बैन कर दिया जाए। इसमें से कुछ पॉपुलर गेम थे, गरेना, फ्री फायर वगैरह थे, एंड कुछ कंसर्न बताए गए थे प्रिवेसी को लेकर और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। तो हमारे होम मिनिस्ट्री की तरफ से रिकमेंडेशंस आई थी। अब ये ना आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब मेंस में आंसर राइटिंग आएगी ना इंडिया चाइना का इशू, तो आपको पता होना चाहिए कि 2020 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था टिकटॉक को, एंड और भी बहुत सारी कुछ शॉर्ट वीडियो ऐप्स को। तो जो डिसीजन था वो अपने आप में कोई सिर्फ जियोपॉलिटिकल मूव नहीं था, एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड मैनूवर भी था, एंड इसका कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को भी मिला था। तो ऐसा पता चला था कि इंडिया का जो ट्रेड था ना चाइना के साथ 2021 में, वो 125 बिलियन US डॉलर क्रॉस कर गया था, एंड जो इम्पोर्ट थे ना चाइना से वो अराउंड 100 बिलियन US डॉलर के आसपास थे। ध्यान रखना, 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, ठीक है। अब उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको आप 80 के हिसाब से जो डॉलर का प्राइस चेंज है उससे मल्टीप्लाई कर लो। इतना ट्रेड हम लोगों ने किया है इनके साथ। अब इस तरह का जब डिसीजन लिया जाता है, इस तरह से ऐप्स वगैरह जो होती हैं इनको बैन कर दिया जाता है, रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, इनके इम्पैक्ट क्या होते हैं? व्हाट आर ऑल द चेंजेस दैट हैपन? इट हेल्प इन सर्विंग नेशंस टेक मार्केट। यानी कि चाइनीज़ वेबसाइट को जब हम बैन कर देते हैं, इंडिया की पब्लिक जो होती है ना वो खुद का जो हमारा होम ग्रोन आईटी टैलेंट होता है ना उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देती हैं। तो बहुत सारे टेक फर्म्स हैं सिलिकॉन वैली में चाइना के अंदर, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वगैरह को मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हैं। तो इंडियन कंज्यूमर को लेकर के ना उनमें आपस में कंपटीशन चलता रहता है कि क्योंकि इंडियन कंज्यूमर मतलब दे आर टारगेटिंग दिस 140 करोड़ की पूरी पॉपुलेशन को। फिर पैसिव डिप्लोमेसी के ऊपर हम लोग रिलाई कर नहीं सकते। पैसिव डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक तो होता है एक्टिव डिप्लोमेसी, एक होता है पैसिव डिप्लोमेसी। अब इस तरह की ऐप्स को जब हम बैन कर रहे हैं तो हम एक मैसेज दे रहे हैं कि हम चाइना का जो निबल और नेगोशिएट पॉलिसी होती है ना उसका विक्टिम नहीं है, एंड हमारे जो नॉर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो हम रिव्यू करना चाहते हैं। बेसिकली चाइना की निबल और नेगोशिएट पॉलिसी क्या है कि पहले छेड़खानी करो, परेशान करो, उसके बाद नेगोशिएट करते रहो, है ना, कुछ ऑफ़र दो और उसके बाद में उसमें नेगोशिएशन करते रहो। तो ये चीज़ के हम लोग विक्टिम नहीं बनना चाहते हैं, एंड दिस इज़ समथिंग जो हम लोग बहुत पैसिव तरीके से कन्वे करते आ रहे थे। तो हम लोग इसमें अब एक्टिव स्टेप्स लेंगे, यानी कि हम लोग अगर ऐप्स को बैन कर देंगे, हम डायरेक्टली कन्वे कर रहे हैं कि वी आर लिविंग दिस डिप्लोमेसी एक्टिवली। फिर इसका नुकसान ये भी होता है कि चाइनीज़ एम्बिशन को भी हम लोग हर्ट करते हैं। तो चाइना जो है उनके कुछ बहुत एम्बिशियस गोल्स हैं, है ना, वो डिजिटल सुपर पावर बनना चाहते हैं 21st सेंचुरी के, एंड एवरी कंट्री वांट्स टू बी, इंडिया आल्सो वांट्स टू बिकम द डिजिटल सुपर पावर। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड को डोमिनेट करने की। चाइना की जो इंटरनेट इंडस्ट्री है ना उनको इंडिया की तरफ से ही 500 से ज़्यादा मिलियन सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम को वो कैसे यूज़ करेंगे इस पूरी की पूरी जनरेशन को एंड पूरे के पूरे सब्सक्राइबर्स को गेन करने के लिए। रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, इंडिया ने अगर ऐप को बैन किया है ना तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे टेलीकॉम हार्डवेयर पे, मोबाइल हैंडसेट्स के ऊपर, एंड किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी ग्लोबल पावर के अंदर एक करेंसी का रोल प्ले करेगी, ये भी अपने आप में एक इशू बन जाता है। लेकिन इस तरह का जब डिसीजन लिया जाता है तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। एक तो डेटा प्राइवेसी का जो इशू है ना वो सिर्फ चाइनीज़ ऐप तक लिमिटेड नहीं है। तो पता चला था कि ये जो ऐप्स होती हैं ना इसमें बहुत सारी अनऑथराइज तरीके से दूसरे ऐप्स भी होती हैं, उनको भी बैन करने की बात की गई थी। और जो डेटा प्राइवेसी डेटा सिक्योरिटी के कंसर्न्स है ना ये सिर्फ चाइनीज़ ऐप तक ही लिमिटेड नहीं होते हैं। इंडिया की कुछ इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज हैं चाइना के ऊपर, अगर हम इनको बैन करते हैं ना तो इंडिया थोड़ा सा रिलायंट हो जाएगा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर, है ना। फिर नो रिप्लेसमेंट अवेलेबल आफ्टर द, मतलब सॉरी मैंने टाइटल थोड़ा सा गलत बोल दिया था, ये कॉन्स हैं ये वाले पॉइंट्स। कोई दूसरा रिप्लेसमेंट अवेलेबल भी नहीं होता है। जब द मोमेंट इंडिया ने 118 चाइनीज़ ऐप्स को रिमूव किया था ना तो हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, टेकीज़ होते हैं ना, उन्होंने कुछ दूसरी रिप्लेसमेंट वेबसाइट पे ऊपर जंप करना स्टार्ट कर दिया था। और चाइना के एग्जिट होने से ना तो जो फेथफुल कॉपीज़ थे ना दे आर नॉट इनफ फॉर अस। वे फॉरवर्ड हमारा क्या हो सकता है इसमें, हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सर्विंग अदर्स टू प्रोवाइडिंग फॉर आवरसेल्व्स। अब चाइना की टेक्नोलॉजी है,
इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना, इन लोगों को सिंपली जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है ना, उनका जो डेटा था किस तरीके से मिसयूज़ हो रहा था उसको ध्यान में रख करके अपनी चीज़ों पे काम करना चाहिए, हम लोग उसको मिसयूज़ ना करें। वी नीड टू कम अप विद अ सिमिलर लेवल ऑफ एफिशिएंसी बट विदाउट मिसयूजिंग थिंग। एंड हमारा जो फंडामेंटल फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर, है ना, कि कैसे हमारे जो ग्रोइंग मार्केट है उसके अंदर हम लोग एक हाइपर रीजनल नेसेसिटीज़ और प्रेफरेंसेस को ध्यान में रख करके कैसे कंटेंट को, कैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कुछ ऐप्स होती हैं जैसे कि हमारा एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ऑनलाइन सेल्स हो गया, है ना, क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग वगैरह हो गया, इन सब के ऊपर जो मार्केट प्राइस वगैरह होते हैं, बस हो गया, रूट हो गया, ट्रैवल की ऐप्स हो गए, इन सब पे काम किया जा सकता है। दीज आर द थिंग जिसमें अगर हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो इस तरह की ऐप्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक, बट यू नीड टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स। एक तो यही याद रखना, 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने टिकटॉक वगैरह को बैन किया था। 2021 के अंदर इंडिया चाइना का जो ट्रेड था वो $125 बिलियन क्रॉस कर गया था। दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर क्योंकि ये एग्जाम में लिखने के काम आता है। रिसेंटली एक एडिटोरियल है, ये बहुत ही पॉपुलराइज हुआ है, हाउ द जीन थेरेपी कुड क्योर कैंसर। तो कुछ ट्रायल्स वगैरह हुए थे एक एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन को लेकर के, एंड बेस एडिटिंग जो है ना, इस टॉपिक में हम लोग बेस एडिटिंग को समझने की कोशिश करेंगे, और जो कैंसरस टी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, CRISPR-Cas9 क्या होता है, कैसे काम करता है, बेस एडिटिंग कैसे काम करता है। एक क्वेश्चन आया था 2019 के प्रीलिम्स में कि व्हाट इज़ Cas9 प्रोटीन दैट इज़ ऑफ्टन मेंशन्ड इन न्यूज़। एक मॉलिकुलर सीजर होता है यूज इन टारगेटिंग जीन एडिटिंग, एक बायोसेंसर होता है यूज इन एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन पेशेंट्स, अ जीन दैट मेक्स प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट, एंड हर्बिसाइडल सब्सटेंस सिंथेसाइज इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। बहुत हद तक ये जो टॉपिक्स हैं ना सारे के सारे मिलते जुलते पॉइंट हैं, बट द मोमेंट यू रीड दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू आंसर कि Cas9 प्रोटीन क्या होता है। फिर 2021 में मेंस में क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, हाउ विल दीज अचीवमेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो दोनों जो क्वेश्चन है ना उनके बहुत हद तक आंसर्स जो हैं इस पॉइंट से, इस पूरे एडिटोरियल से किए जा सकते हैं। हुआ क्या है ना, एक तो आप लोगों को ना टी सेल समझना पड़ेगा पहले क्या होता है। अच्छा, टी सेल को लेकर भी क्वेश्चन आया था, अगर किसी ने प्रीलिम्स 2022 को थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा तो टी सेल को लेकर के प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन आया था। तो टी सेल जो होता है ना, ये अपने आप में हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, इम्यूनिटी पे काम करना बॉडी की। तो एक काइंड ऑफ क्लास होता है WC का, टी सेल ही होता है। और जो ब्लड कैंसर होता है ना, कैंसर क्या होता है, पहले कैंसर के बारे में पता होना चाहिए। कैंसर का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, सेल क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। जब सेल्स का कुछ कलेक्शन बन जाता है तो वो टिश्यू वगैरह फॉर्म करते हैं। अब जो बायोलॉजी वाले उनको तो पता ही होगा खैर ये सब। इफ समबडी इज़ फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड तो बेशक इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो। जो नॉन मेडिकल वाले हैं दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली। जब हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, उनका एक एक्सेसिव ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बहुत सारे सेल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डुप्लीकेशन, रिपीटेशन बहुत सारा हो जाता है एक्सेसिव तरीके से। तो उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ना एक कोई बॉल टाइप की सी बन जाती है उस सेल की, विच डेफिनेटली कॉजेज इशूज़। वो इम्यूनिटी वगैरह बंद कर देती है, रिकवरी नहीं हो पाती बॉडी की, एंड मल्टीपल थिंग्स हैपन। एक सिंपल तरीके से कैंसर को समझ सकते हो कि दिस इज व्हाट कैंसर इज ऑल अबाउट। नाउ व्हाट हैपन्स फर्दर कि जो हमारा ये टी ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये वाइट ब्लड सेल्स की क्लास होती है। इनका काम ही यही होता है ना, हॉन्टिंग करना बॉडी के अंदर। जहाँ जहाँ पर भी कोई ऐसे सेल्स वगैरह हों जो हमारी इम्यूनिटी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनको हॉन्ट करने का काम होता है टी सेल्स का। यानी कि कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अगेंस्ट हो, है ना, हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही होंगी। जो डिजीज़ होती है बहुत रैपिड होती है, प्रोग्रेसिव होती है, और यूजुअली इसको ट्रीट कर सकते हैं हम लोग कीमोथेरेपी से और रेडिएशन थेरेपी से। अब आपको यह रखना होगा, कीमो एंड रेडिएशन थेरेपी जो होती है ना, ये प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं टू ट्रीट कैंसर। अब कभी कभी क्या होता है कि थेरेपीज होती है ना काम करना बंद कर देती हैं। इवन दीज थेरेपीज कैन नॉट बी हेल्पफुल। तो हुआ क्या है ना कि एक 13 साल की लड़की है, उसका नाम है अलिशिया, ALYSSIA। ये यूके की रहने वाली है। इसके ऊपर ना ये जो कीमो एंड जो रेडिएशन वाले जो थेरेपीज़ के ट्रीटमेंट थे ना, ये काम नहीं कर रही थी, तो कोई होप लग नहीं रही थी। तो हुआ क्या कि बेस एडिटिंग के ना ट्रायल करने थे, तो 10 लोगों को ट्रायल के लिए लिया गया। उसमें से एक थी ये अलीसा।
तो इसको ट्रायल के लिए एनरोल किया गया था एंड जो डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट थे उन्होंने ये चीज़ की थी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है ना लंदन में, वहाँ पर किया था। तो एलिसा जो है शी इज़ द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी। ध्यान रही एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी है, एक नई टेक्निक है, इसी को बोला गया बेस एडिटिंग। अभी बेस एडिटिंग क्यों है, तो अब बेस एडिटिंग को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। होता क्या है ना, हमारा जो जेनेटिकल कोड होता है ना, जेनेटिकल कोड के अंदर ना कुछ बेसिस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ए, जी, सी और टी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमाइन। अब इन जो बेस होते हैं ना, इन सब की सीक्वेंस होती है अपनी। मान फॉर एग्जांपल ये लगा लो AGCT एक सीक्वेंस में है, इस सीक्वेंस में ना अरेंज होते हैं, है ना। जब जिस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है ना, वो जीन्स होते हैं, ठीक है, स्पेल आउट जीन्स। अब ये जो जीन्स होते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस होते हैं बेसिकली, एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे फिर जीन्स बनते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शंस क्यों होती है, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। प्रोटीन क्यों सिंथेसिस करना होता है, बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, डिफरेंट काम के लिए, पर्पस के लिए, फंक्शनिंग के लिए। ध्यान रखना ये होते हैं बेस AGCT, इनका सीक्वेंस बनता है, उसके बाद जीन इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं ताकि बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जो लड़की है ना अलीसिया के केस के अंदर जो टी सेल्स थे ना, परहैप्स इसमें ना टी सेल के अंदर मिस अरेंजमेंट हो गया था बेसिस का, AGCT का मिस अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मिस अरेंजमेंट वो कैंसरस बन गया था। कैंसरस मतलब क्या, डुप्लीकेशन ज़्यादा हो गया था और उसकी जो एफिशिएंसी थी टी सेल की, टी सेल का काम क्या था, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं विच आर अगेंस्ट द बॉडी उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको हॉन्ट करना। अब इस तरह की ये जो मिस अरेंजमेंट हो गया था ना इसके बेस का टी सेल्स के अंदर, उसको करेक्ट करने का क्या तरीका था कि उसको हेल्दियर इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाए। अगर उसका इम्यून सिस्टम हेल्दियर हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाएगी, तो उसका ये जो कैंसर का इशू था ये ख़त्म हो जाएगा। तो पिछले 20 सालों के अंदर ही, है ना, यानी कि लास्ट 2 डेकेड्स में ही जो हमारी वर्ल्ड में जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है ना, उसमें इस तरह की टेक्निक्स को डेवलप किया जा रहा है कि कैसे हम लोग इन जीन्स को ऑल्टर कर सकें, है ना, इनकी एडिटिंग वगैरह कर सके, बेस एडिटिंग वगैरह पे काम कर सके। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर निकल के आता है वो निकल के आता है क्रिस्पर Cas9 जो प्रोटीन होता है। अब इसमें क्या करते हैं ना, Cas9 प्रोटीन के अंदर जो बैक्टीरिया होता है ना, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो अपने आप को ना वायरस से डिफेंड कर सकते हैं, यानी कि उनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसमें से कुछ जीन्स वगैरह को ना स्निप आउट करते हैं, ठीक है। अब आप लोग लैपटॉप अगर यूज़ करते हो तो लैपटॉप में एक स्निपेट टूल होता है, तो उस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनके पास ऐसे मजबूत इम्यून सिस्टम होता है, उसके जीन्स को स्निप आउट करके और उसको क्रिस्पर Cas9 सिस्टम के अंदर स्टोर किया जाता है। अब उसमें एक एंजाइम होता है ना, वो एक मॉलिकुलर सीजर की तरह काम करता है। सीजर का काम क्या होगा, ये हमारे जीन को कट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो जीन होता है, सपोज इस तरीके से ये जो रीजन है ना, इसको कट करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा एक न्यू मटेरियल के साथ, ठीक है। अब ये जो न्यू मटेरियल होगा ना, ये दूसरे के साथ ओवरऑल सेल के साथ मर्ज कर जाएगी। ख़राब पीस था मान लो, तो क्रिस्पर Cas9 के थ्रू इसकी कटिंग करी जा सकती है, सीजर की तरह काम करेगा। अब इसको रिपेयर कर सकते हैं उसमें न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस करके, है ना। अब यही जो चीज़ है ना, ये की जाती है Cas9 के अंदर। तो क्रिस्पर Cas9 जो है ना, ये काफ़ी फास्ट है और ये बहुत ही वर्सेटाइल भी है। अब जो क्वेश्चन था 2019 का, इसका आंसर तो आपको मिल गया होगा। एक मॉलिकुलर सीजर होता है जो जीन एडिटिंग के काम किया जाता है। 2019 के बाद ये क्वेश्चन आई थिंक दोबारा उससे पहले भी आया था, या फिर 19 के बाद 20 के आसपास रिपीट भी हुआ था। तो Cas9 आई थिंक पिछले 5 सालों में अगर आप पूछोगे तो 2 बार आ चुका है एग्ज़ाम में। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना पूरी की पूरी, ये अपने आप में नेसेंट स्टेज पर ही है अभी, यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे चल रही है। तो ब्लड के जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसमें काफ़ी इफेक्टिव देखने को मिली थी। हाउ द बेस एडिटिंग वर्क फॉर द एलिसियाज थेरेपी। अब एलिसिया जो लड़की थी उसके केस में बेस एडिटिंग कैसे काम किया है। ऑब्जेक्टिव जो था ना वो था कि जो टी सेल ल्यूकेमिया है ना, उसको फिक्स करना उसके इम्यून सिस्टम में। तो पहले उन्होंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में जो हेल्दी टी सेल्स थे ना, उनको एक्सट्रैक्ट किया एक डोनर से, कोई भी डोनर हो सकता है, उसके पास हेल्दी टी सेल थे, उनको वहाँ से निकाला, ठीक है। फिर उसकी जो बेस एडिटिंग, पहला जो बेस एडिट था ना, उसने ब्लॉक किया उस टी सेल के टारगेटिंग मैकेनिज्म को, ताकि वो एलिसा की बॉडी को अटैक करना रोक दे। सेकेंड इन्होंने क्या किया, केमिकल मार्किंग की थी, है ना, उसके कारण ये पता चल गया था कि क्या रिमूव करना है, ठीक है। उसको बोलते हैं CD7। अब ये याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे CD7 थोड़ा बहुत
Cas9 की तरह तो नहीं पूछेंगे। Cas9 में ना क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के लिए ना एक्चुअली नोबेल प्राइज़ मिला था, तो इसी कारण ये न्यूज़ में भी था, सारी मैगजीन्स ने कवर भी किया था और इसलिए एग्ज़ाम में पूछ भी लिया गया था। तो पहले तो हम लोगों ने कर लिया टी सेल को बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर लिया। सेकंड हम लोगों ने केमिकली मार्क भी कर लिया कि कहाँ पर टी सेल जो होगा। थर्ड हम लोगों ने उस सेल को फिर फर्दर किल कर दिया, ठीक है, कीमोथेरेपी की ड्रग से। फाइनली हम लोगों ने उस जो टी सेल जो था ना, जो कि प्रोग्राम किए गए थे इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, है ना, उसको CD7 पे मार्क था, उसको रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह के प्रोसेस के अंदर तकरीबन 1 महीना बिताने के बाद पता चलता है कि आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम वो जो डैमेज्ड या फिर कह सकते हो कि जो मिस अरेंज जो टी सेल्स थे ना, उसने किसी भी तरह का कोई कैंसरस इफेक्ट देना बंद कर दिया था। ये इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। यही था पूरा का पूरा टॉपिक हमारा, हाउ द जीन थेरेपी कुड क्योर कैंसर। तो की टर्म्स मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसके अंदर जो आपको याद रखनी है। अब बेस एडिटिंग की बात की जा रही थी, तो बेस एडिटिंग में आपको ADC और T, AGCT है, सॉरी D नहीं G है, AGCT, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और थायमाइन, ये बेस होते हैं, इनका मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। देन वी टॉक्ड अबाउट Cas9, देन हम लोगों ने टी सेल के बारे में बात की थी। फिर CD7 केमिकल मार्किंग होती है, CD7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस एडिटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, AGCT। इनका मिस अरेंजमेंट हो जाता है तो जीन्स की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाती हैं, इसके कारण कैंसर सेल इंक्रीज हो जाते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो ये था। अब आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी इससे आंसरेबल है, और उन्होंने पूछा था कि क्या रिसर्च और डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स हैं अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें आंसर आपका बहुत हद तक क्रिस्पर Cas9 ही था, बट ये 2021 का सवाल है। 2022 में अभी फ़िलहाल हम लोगों ने बेस एडिटिंग के ऊपर भी सक्सेस पाई है, तो आप इसमें बेस एडिटिंग को भी साथ में ऐड कर दोगे। हालांकि वो चीज़ इससे बहुत हद तक मिलती जुलती है, बट इट्स मोर अबाउट कि आप की टर्म्स अच्छे यूज़ कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पूरा सेक्शन को, सोसाइटी को कैसे हेल्प करेंगी, कैसे करेंगी, अगर ये चीज़ें अफोर्डेबल हो जाएंगी तो हमारे जो पुअर होते हैं ना, वहाँ पर हाइजीन का और इम्यूनिटी का बहुत इश्यू होता है, ठीक है, और इनके लिए अफोर्डेबल होगा तो ये लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। अगर वो लोग हेल्दी होंगे तो वो लोग एजुकेशन पे काम कर पाएंगे, है ना, एम्प्लॉयमेंट पे काम कर पाएंगे, वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करेंगे, अपनी बेटर लाइवलीहुड होगा उनका, है ना, डिग्निफाइड लाइफ जीना स्टार्ट करेंगे। फिर नेशन डेवलपमेंट में भी उनका फिर एक तरीके से योगदान हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे, खुद के लिए बेटर लाइफ बनाएंगे, दूसरों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। इस तरीके से दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। वी हैव दिस एडिटोरियल जो व्हाट आर केरलाज यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल्स। GS2 का है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर वाला जो टॉपिक है। हम लोगों ने गवर्नर एंड प्रेसिडेंट का पूरा एक कंपैरिजन किया था, और दोबारा ये टॉपिक जब और डिटेल में आएगा ना तो इसको कवर दोबारा से कर लेंगे। एंड अभी के जो टॉपिक है इसमें हम लोग को ये समझना है कि केरला के अंदर ना गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो गवर्नर हैं वहाँ पर उनको एज ए यूनिवर्सिटीज़ वाइस चांसलर रिमूव करने के लिए कुछ बिल प्रेजेंट किए थे। तो केरला गवर्नमेंट ने पास किए थे 2 यूनिवर्सिटी के बिल्स, है ना। उन्होंने कहा था कि हम लोग स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ की जो गवर्नेंस है ना उसको थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, और जो गवर्नर है वहाँ पर राइट नाउ आरिफ मोहम्मद खान है, उनको उन यूनिवर्सिटीज़ का एज ए चांसलर रिमूव करना चाहते हैं। तो ये जो बिल्स हैं क्या कहते हैं, उन्होंने कहा था कि हम लोग 14 यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टैट्यूट है ना उसको चेंज करना चाहते हैं, जो कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था कुछ लेजिस्लेटिव एक्ट्स के द्वारा केरला में। एंड हम अपने गवर्नर को एज ए चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज़ रिमूव करना चाहते हैं। अब ये बिल से गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगी कि वो अपने एमिनेंट एकेडमिशियंस को चांसलर अपॉइंट कर सकता है वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में। तो गवर्नर हु एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ना, है ना, फॉर द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, उनका रोल अब ख़त्म कर देंगे। इस बिल ने ये भी कहा था कि अब जो नया आएगा ना रूल उसके अकॉर्डिंगली, अब तो गवर्नर थे तो जब तक गवर्नर थे तब तक वो चांसलर रहते थे, बट अब जो ये नया रूल आएगा ना उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि 5 साल तक की लिमिटेशन दे देंगे कि जो भी पर्सन चांसलर बनेगा यूनिवर्सिटीज़ का वो 5 साल के लिए बनेगा। अब ये जो बिल था ना ये एक्चुअल में क्यों प्रेजेंट किया गया, आप लोगों ने पहले कभी सुना नहीं होगा कि गवर्नर जो होते हैं वो चांसलर होते हैं उनको रिमूव करना चाहती है। तो मिस्टर खान और जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो कुछ समय से कुछ आपसी मुद्दों में फंसे हुए थे, और ये काफ़ी पीक पॉइंट पर चला गया था। जो गवर्नर थे उन्होंने कन्नूर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उनका नाम है प्रोफेसर गोपीनाथ रविंद्रम, उनके प्रति कुछ एक्यूजिशंस लगाई थी, ठीक है। अब ये चीज़ें और इंक्रीज़ हो गई थी जब एक लोक आयुक्ता का बिल आया था, अमेंडमेंट बिल आया था, और एक यूनिवर्सिटीज़ लॉज अमेंडमेंट बिल आया था क्योंकि उनकी केरला के स्टेट असेंबली के द्वारा आया था। उसको जो गवर्नर थे उन्होंने अपना एसेंट डिनाई कर दिया था, उनको
अलाउ नहीं किया था। अब एक स्टैंड ऑफ स्टार्ट हो गया था गवर्नर के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो मिस्टर खान ने क्लेम किया था कि उनके पास पावर है टू डिसमिस द मिनिस्टर्स हु क्रिटिसाइज हिम। देखो ये टॉपिक में ना देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि प्रीलिम्स 2023 में, अभी तक जो दो टॉपिक 2022 में पॉलिटी के जो मोस्टली जो न्यूज़ में रहे वो एक तो कॉलेजियम सिस्टम पूरा का पूरा, और एक ही जो केरला एंड तमिलनाडु का जो गवर्नर वाला है। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखना, कॉलेजियम सिस्टम, जुडिशरी, गवर्नर वाला टॉपिक केरला के साथ और तमिलनाडु के साथ, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले 2 महीने, तो खासकर बैक टू बैक 2 महीना तो मतलब बहुत पीक पे रहा है, उससे पहले भी न्यूज़ में बहुत रहा था। तो मिस्टर खान ने कहा कि देखो भाई साहब, मेरे पास पावर है, अगर कोई मिनिस्टर मुझे क्रिटिसाइज़ करेगा ना मैं उनको डिसमिस कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो मिस्टर खान ने, जो कि गवर्नर, उन्होंने ये भी कहा था कि जो चीफ मिनिस्टर है ना, ही शुड टेक एक्शन अगेंस्ट द फाइनेंस मिनिस्टर KN बालगोपाल बिकॉज ही हैड सीज टू एन्जॉय माई प्लेजर। गवर्नर ने कहा कि भाई ही इज़ अपॉइंटेड एज अ फाइनेंस मिनिस्टर एज पर माई प्लेजर, बट नाउ ही हैज सीज टू डू दिस, तो यू शुड टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। चीफ मिनिस्टर को बोला। अब सिचुएशन ख़राब होती चली गई एंड मिस्टर खान इस तरह के पॉइंट पे चले गए कि सुप्रीम कोर्ट ने केरला टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट था ना उसको इनवैलिडेट कर दिया था। इस जजमेंट के बाद गवर्नर ने डिमांड किया था कि रेजिग्नेशन होना चाहिए बाकी जो 11 अदर वाइस चांसलर हैं, क्लेमिंग कि इनको भी सेम प्रोसेस से ही अपॉइंट किया गया था जिस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था। ये चीज़ें न्यूज़ में चलती जा रही हैं लगातार बैक टू बैक। अब स्टेट गवर्नमेंट इन यूनिवर्सिटी के लॉज को अमेंड क्यों कर रही है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो स्टेट में, केरला स्टेट में जो मिनिस्टर ऑफ लॉ है ना, उनका नाम है P राजीवी, है ना। उन्होंने कुछ बिल प्रेजेंट किए थे। उन्होंने कहा था UGC की कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि पहले थी, विच अर्लियर यूज टू बी कंसिडर्ड मैंडेटरी फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। पहले वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंडेटरी होती थी और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो पार्शली मैंडेटरी थी और पार्शली डायरेक्टिव भी थी। उनको दे हैड बीन मेड लीगली बाइंडिंग फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि जो रिसेंट रूलिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंगली उनको लीगली बाइंडिंग कर दिया गया था सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने कहा कि वरिंगली इस तरह का जो प्रेसिडेंस रखा गया है ना सिनेरियो के अंदर, तो इसमें जो हमारे असेंबली के पास एक लेजिस्लेटिव पावर्स होती है ना, खासकर कि जब कंकरेंट लिस्ट के टॉपिक के ऊपर कुछ काम करना पड़ता है। अब 2 तरह की लिस्ट होती है हमारे 7 शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कंकरेंट के अंदर दोनों बना सकते हैं। लेकिन कंकरेंट में प्रॉब्लम ये होती है ना कि अगर कोई टॉपिक पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बात होगी ना वो मानी जाएगी। तो उन्होंने यही कहा था, यार देखो हम लोग ये जो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने जो चेंज किया था ना, बट इसके अंदर एक ऐसा प्रेसिडेंट होगा कि ये कंकरेंट लिस्ट का टॉपिक है, तो एक सेंटर की तरफ से एक लेजिस्लेशन आ सकता है ना, जिसमें इस तरह के लेजिस्लेशन को अंडरमाइन किया जा सकता है। ये थोड़ा टेक्निकल बातें, ऊपर नीचे और ध्यान से सुनना, डू नॉट लूज द फोकस और यू विल मिस द पॉइंट। स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि जब पंची कमीशन बनाया गया था ना सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए, तो उन्होंने ये कहा था कि गवर्नर जो होते हैं ना उनके पास अननेसेसरी बर्डन नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड पावर। तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये चीज़ नहीं दी गई है ना, इसलिए उनका यही रैशनल था बिल को प्रोड्यूस करने का। एक तो उन्होंने बात की थी सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट की, UGC की जो रिकमेंडेशंस होती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर, स्टेट यूनिवर्सिटी को लेकर के, एंड उन्होंने पंची कमीशन को भी कोट किया था। अब इस बिल के अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ऊपर बताया गया है, ये जो बिल है इससे स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर मिल जाएगी, वो खुद के वाइस चांसलर वगैरह को अपॉइंट कर सकते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। इसका मतलब कि जो पावर होगी ना ओवर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वो अब गवर्नर से शिफ्ट होकर के, गवर्नर और UGC से शिफ्ट होकर के स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो बहुत जो रूलिंग फ्रंट होगा और जो ऑपोजिशन है ना, वो इस तरह की चीज़ में थोड़ा सा यूनाइट हो गए अबाउट स्ट्रिपिंग अवे द गवर्नर्स चांसलरशिप। ऑपोजिशन को ये डर है कि स्टेट गवर्नमेंट इसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को अपने फेवर में करके और जो उनकी ऑटोनॉमी होती है उनको चैलेंज कर सकती हैं। तो दिस इज़ वन सिचुएशन जहाँ पर केरला स्टेट एक साइड में है और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक साइड में है, क्योंकि सारे के सारे गवर्नर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, एंड जो ऑपोजिशन होता है ना वो भी एक साइड में। तो इट्स लाइक दिस, केरला गवर्नमेंट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस ऑपोजिशन। केरला गवर्नमेंट कह रही कि चांसलर को हटा दो, गवर्नर को चांसलर मत रखो। सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑपोजिशन कह रही नहीं भाई इस चीज़ को मत छेड़ो, है ना। तो ये मुद्दा था सारा का सारा। छोटा टॉपिक है, न्यूज़ में रहता है, समराइज हो गया थोड़ा सा, बट सी यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें निकल के आई है ना। मिस्टर खान ने कहा कि ही हैज़ द पावर टू डिसमिस
अभी टॉपिक से कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना सकता है बहुत ईजिली, है ना। एग्जामिनर जो खासकर फॉर एग्जांपल कोई एग्जामिनर होगा, वो इस टॉपिक को बहुत फॉलो कर रहा होगा, कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह जो होते हैं वो यूपीएससी में बनते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन के रिकमेंडेशन आते हैं, उसमें से बेस्ट को चूज़ किया जाता है और किसी टीचर को पता नहीं चलता कि मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। तो कोई इस पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, कोई इस पॉइंट को लेकर के कि अबाउट द प्लेजर ऑफ गवर्नर, है ना। होता है ना ऐसे कुछ पॉइंट, गवर्नर जो होता है, गवर्नर अपने आप में इज़ अपॉइंटेड एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और उसी तरीके से जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो इज़ अपॉइंटेड एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। तो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा। सो आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो, डू मेक श्योर कि जो प्रेसिडेंट वाला गवर्नर वाला टॉपिक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, दोनों स्टेट एंड सेंटर का, तो आपके टॉपिक कौन से हो गए यहाँ से पढ़ने के? पार्लियामेंट पूरा पढ़ना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर पूरा पढ़ना पड़ेगा, प्रेसिडेंट पूरा पढ़ना पड़ेगा और गवर्नर पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये 4 टॉपिक तो आपके कन्फर्म हो गए कि देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि 1 या 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स में मिलेंगे यहाँ से। ये टॉपिक बहुत लंबा चला नहीं, उसमें 2 महीने से ऊपर चला है, ये 3 महीने से ऊपर कह सकते हो।